हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम बायोलॉजी की बात कर रहे थे, चैप्टर फर्स्ट की। इसमें हमने लास्ट में वायराइड्स और प्रियॉन्स की बात की थी, जिसमें नारियल रोग, कतंग कतंग की बात की थी, आलू रोग, तुर्ककंद, भेड़ में स्क्रेपी रोग, गाय में मैड काऊ। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे, उससे आगे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज का बायोलॉजी क्लास सेकेंड। कोशिका सभी जीवों की क्या है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक आनुवंशिक इकाई होती है। ओके, तो कोशिका विज्ञान शुरू करने से पहले कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देख लेंगे। तो पहला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन और उत्सर्जन क्या है। अपचायक जैविक क्रियाएं हैं, यानी विनाशात्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, श्वसन और जो उत्सर्जन का है वह अपचायक जैविक क्रिया है। अपचायक यानी विनाशात्मक, हमने बात की थी पिछले चैप्टर में अपचायक और उपचायक की। पोलियो के टीका की खोज की थी सॉबिन ने 1906 में। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, सॉबिन ने, याद रखेंगे। पशुओं में रिडर पेस्ट रोग वायरस से होता है, याद रखेंगे। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि पशुओं में रिडर पेस्ट रोग होता है। ऑप्शन दिए रहेंगे, जीवाणु, वायरस, फंगस। ठीक है, तो वायरस से होता है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का जनक किसे माना जाता है, ह्यूगो डी ब्रीच को। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है। उत्परिवर्तन का जनक कौन है, ह्यूगो डी ब्रीच। इथनोबॉटनी क्या होती है, इथनोबॉटनी आदि मानव तथा पौधों के मध्य संबंध को क्या कहते हैं, इथनोबॉटनी। यानी हम जानते हैं कि जो आदिवासी होते हैं, आदि मानव तो जंगलों में रहते हैं, पेड़ पौधों के बीच रहते हैं, तो उनके बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको इथनोबॉटनी साइंस के थ्रू क्या है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय जीवाश्म वनस्पति के पिता। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति के पिता की बात कर रहा है, यह है बीरबल साहनी। ठीक है, डॉक्टर बीरबल साहनी जो वनस्पति पार्क है वो कहाँ, लखनऊ में भी है, YLKU में। ठीक है, कहाँ पर है, YLKU में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान के यानी कि साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी की तो हम जानते हैं कि कोशिका क्या है, सभी जीवों की क्या है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक आनुवांशिक इकाई होती है। ठीक है, तो कोशिका सभी जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक आनुवांशिक इकाई है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट कुक ने क्या है, कोशिका की खोज की थी। या ठीक है, याद रखेंगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट कुक ने क्या है, कोशिका की खोज की। ठीक है, कोशिका में जो केंद्रक की खोज है, ठीक है, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। ठीक है, ओके, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। कोशिका जीवन की मूल इकाई है, यह किसने बताया, सन 1838 में टी स्वान और एम स्लीडन ने। ओके, कोशिका क्या है, जीवन की मूल इकाई है, यह किसने बताया था, 1838 में टी स्वान और एम स्लीडन ने। सन 1939 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की गई, किसके द्वारा, प्रोटोप्लाज्म की JEP यानी JE पुरकिंजे द्वारा। ये सारे खोजकर्ता के नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सूची मिलाने के लिए भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज JE पुरकिंजे द्वारा की गई थी 1939 में। आगे क्या है कि कोशिका को क्या है, कोशिका को माइक्रोन माइक्रोमीटर में से क्या है, नापते हैं। क्वेश्चन पूछता है अगर क्या है, कोशिका को मापा जाता है तो माइक्रोन या माइक्रोमीटर में क्या है, इसको नापा जाता है, माइक्रोन माइक्रोमीटर में। आमतौर पर कोशिका क्या है कि माप क्या होती है, आकार क्या होता है, 100 माइक्रोमीटर से लेकर 1/10 माइक्रोमीटर तक, 1/10 मीटर
माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। 100 माइक्रोमीटर से 1/10 माइक्रोमीटर तक, ओके। नेक्स्ट ये अधिकांश कोशिकाएं जो हैं 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के व्यास की होती हैं, ठीक है। व्यास पूछा गया है कोशिका का, बताया जा रहा है क्या, 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच इनका व्यास होता है, ठीक है। सामान्यतः कोशिका की जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है वह किस माप के बीच में होती है, 10 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन के बीच। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 10 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन के बीच होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वह क्या है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिक कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट सबसे बड़ी जो शुतुरमुर्ग का चिड़िया का अंडा है वह सबसे भारी एवं सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। सबसे भारी और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा। अब देखते हैं हम क्या कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित कोशिकांग नहीं होते, ठीक है। न तो केंद्रक कलक पाया जाता है, न ही केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ओके। 70 यस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 यस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। ये बाद में हम बात करेंगे 70 यस 80 यस, ठीक है, ओके। तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए नहीं पाया जाता। याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन और आरएनए नहीं पाया जाता है, ठीक है। 80 एस प्रकार के पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में 7 एस प्रकार के राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक में प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए नहीं पाया जाता, जबकि केंद्रक में यानी कि प्रोकैरियोटिक केंद्रक में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं प्रोटीन, आरएनए, डीएनए कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रचनात्मक रूप से विकसित होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं रचनात्मक रूप से पूर्ण विकसित होती हैं। नेक्स्ट का एक गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्रों में हिस्टोप्रोटीन नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखें हिस्टोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्रों में। एग्जाम्पल्स बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तो जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, हरे नीले शैवाल, रिकेट्सिया, पीपीएलओ, ओके। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल क्या हैं, शैवाल, सभी विकसित जंतु और वनस्पति कोशिकाएं और कवक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। अब देखते हैं हम कोशिका तथा उसके भाग। कोशिका किन किन भागों से मिलकर क्या है बनी हुई है। कोशिका मेनली देखो 3 भागों से मिलकर बनी है, जिसको कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल एवं प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, एवं प्लाज्मा झिल्ली से मिलकर बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। दूसरा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तीसरा रिक्तिकाएँ, ठीक है, यानी वैसुलस। अब इनके भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या 2 भाग में बटा होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है। और रिक्तिकाएँ भी 2 भाग में होती हैं, यानी टोनोप्लास्ट और रिक्तिका रस, वैसुलर सैप, ठीक है। तो जीव द्रव्य में जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। केंद्रक भी क्या है, केंद्रक के 2 पार्ट होते हैं, केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसी केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन जाल पाया जाता है और केंद्रिका पाई जाती है यानी न्यूक्लियस। और इसी क्रोमैटिन जाल में क्या है, न्यूक्लियर रेटिकुलम में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं हमारे जो, ठीक है, 46
क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं किसमें? क्रोमैटिन जाल में, याद रखेंगे। ठीक है, और ये किसका भाग है? केंद्रक कला का, या केंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बटी हुई है। देखो, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग और उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। तो उपापचय के कोशिकांग यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गन्स, ठीक है, और उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ यानी कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन। ओके, तो ये हो गया हमारा कोशिका एवं उसके भाग, याद रखेंगे किस भाग में से रिलेटेड कौन सा है। कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और रिक्तिका में बटी होती है। ओके, अब देखते हैं क्या कोशिका की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी क्या सेल वॉल की, अभी ऊपर हमने देखा, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें कोशिका भित्ति की। तो देखो, कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप मतलब पौधों में। जब केवल पादप में पाए जा रहे थे, इसका मतलब जंतु कोशिका में इसका अभाव होगा। अंतःप्रदव्य जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा क्या है, इसका निर्माण होता है। अंतःप्रदव्य जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा। देखते हैं क्या पाया जाता है अंतःप्रदव्य जालिका में। सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर कोशिका की भित्ति की क्या है, निर्माण होता है। ओके, और काइटिन और क्यूटिन भी। काइटिन कहा जाता है किसमें? कवक और इष्ट में, याद रखेंगे। काइटिन, कवक एवं इष्ट। कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, या पारगम्य होती है, यानी कि पारगम्य यानी ट्रांसफरेबल, एक स्थान दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। प्लाज्मोडेमाटा दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन का माध्यम है। ठीक है, कोशिका व्यक्ति में प्लाज्मोडेमाटा होता है, जो क्या है, दो सेल्स हैं, उनके मध्य जो पदार्थ के आवागमन इसी के माध्यम से होता है। ओके, अब क्या कोशिका परत की, किसकी? कोशिका भित्ति के परत। कोशिका भित्ति के परत देखो, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और मध्य पटल, इतने परत होते हैं। प्राथमिक परत जो होता है सेल्यूलोज की बनी होती है। द्वितीयक परत सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन। ठीक है, पादप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी? पादप। ओके, तृतीयक बनी होती है जाइलन पदार्थ की बनी होती है, जाइलन पदार्थ की। और जो मध्य पटल होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेस का बना होता है, जो क्या है, फल पकने के बाद मुलायम होता है। फलों को हम खाएं, मुलायम भाग को। ठीक है, मध्य पटल कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेस से क्या है, वह बना होता है। याद रखेंगे, प्राथमिक पटल जो होती है, प्राथमिक भित्ति परत जो होती है सेलुलोज की, द्वितीयक सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन की, तृतीयक जाइलन पदार्थ की, और जो मध्य पटल है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेस की। फल पकने के बाद क्या है, यह मुलायम हो जाती है। हम आगे बात करें प्लाज्मा झिल्ली की, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद करते हैं, इसकी मोटाई 25 एंगस्ट्रॉन से कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉन तक, और 1 एंगस्ट्रॉन कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻10 मीटर्स, याद रखेंगे। बात करें किसकी, प्लाज्मा झिल्ली की, कोशिका द्रव्य की क्या है, बाहरी सीमा है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा है। विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के अंदर आने जाने पर क्या है, यह नियंत्रण करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका द्रव्य में अणुओं तथा आयनों के अंदर आने जाने का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली। जो आयंस के सांद्रता के जो अंतर होता है, डिफरेंस, उसको बनाए रखने का कार्य भी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु और वनस्पति कोशिकाओं यानी कि दोनों में पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ पादप में पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली जंतु एवं वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, याद रखेंगे। इसको जीव कला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, तो जीव कला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी
कहा जाता है। अब देखते हैं हम क्या कि निर्माण कैसे होता है प्लाज्मा झिल्ली का। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण वसा यानी फैट और प्रोटीन से मिलकर होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण वसा और प्रोटीन के से मिलने से होता है। यह अधोलिखित क्रियाओं को संपन्न होने में सहायता करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं सेल्स में, उसको उसमें मदद करती है। किसके द्वारा मदद किया जाता है प्लाज्मा झिल्ली को उसके संपन्न होने में? कौन कौन सी? परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता, ऑस्मोसिस यानी परासरण, डिफ्यूजन मतलब विसरण भी, सक्रिय आवागमन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पाइनोसाइटिस और फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जितनी क्रियाएं कोशिकाओं में होती है प्लाज्मा झिल्ली उनको संपन्न होने में क्या है सहायता करती है। याद रखेंगे वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आयनों का सांद्रता का अंतर भी बनाए रखने का काम प्लाज्मा झिल्ली का है। और अणुओं और आयनों के अंदर आने जाने का पर नियंत्रण कौन रखता है? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यह अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन भी होता है। इसकी संरचना का यूनिट जो होता है मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन 1959 में दिया था। ठीक है, ओके, तो इसकी संरचना का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वह रॉबर्टसन द्वारा 1959 में दिया गया था प्लाज्मा झिल्ली से। याद रखेंगे रॉबर्टसन मेम्ब्रेन मॉडल यूनिट का, संरचना की यूनिट का। नेक्स्ट कोशिका का अगला पार्ट जो हमने बात की प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है कि ये जो कोशिका के अंदर जितना भी संपूर्ण पदार्थ पाया जाता है उसे क्या है जीव द्रव्य कहते हैं। यही क्या जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म को। सर्वप्रथम पुरकुंजे 1840 में तथा एच.बी. मोहल ने 1840 में इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। ओके, तो जो द्रव्य पाया जाता है कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ उसका नाम जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म रखा पुरकुंजे साहब और एच.बी. मोहेल ने। ठीक है, इसमें ब्राउनिनियन गति होती है, ब्राउनिनियन गति। ठीक है, और क्या बात करें जीव द्रव्य से रिलेटेड फैक्ट, रंगहीन होती है, अर्धपारगम पारदर्शक होती है और अर्ध तरल पदार्थ है। ठीक है, सेमी लिक्विड है, सेमी ट्रांसफरेबल है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसमें 60 से 80% जल पाया जाता है जीव द्रव्य में। ठीक है, 60 to 80%। यह एक जटिल मिश्रण है, लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर जीव द्रव्य में। मेनली बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 62%, कार्बन होता है 20%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 8%। और भी तत्व हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस और सल्फेट भी क्या है पाए जाते हैं। याद रखेंगे जीव द्रव्य में जो क्या है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ये क्रम याद कर रख लेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, OCHN याद कर लें। ठीक है, OCHN, तो OCHN याद रखेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो प्लास्टिड्स होता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर, और मिली माइक्रोन में 10⁻6 मिली माइक्रोन। ठीक है, अब बात करें हम किसकी? रिक्तिकाएँ की। वैकुलस यानी रिक्तिकाएँ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं रिक्तिकाएँ, याद रखेंगे। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत एवं झिल्ली होती है के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है कोशिका द्रव्य, रिक्तिकाओं के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की पतली परत और झिल्ली पाई जाती है
जिसे टोनोप्लास्ट या रिक्तिका कला कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट या रिक्तिका कला। इसमें कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं जैसे नाइट्रेट्स, एमाइड्स, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, क्लोराइड्स, फास्फेट्स भी क्या है? रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं। ओके, नाइट्रेट्स, एमाइड्स, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, क्लोराइड्स और फास्फेट, ये सारे खनिज लवण क्या है? रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं। पुष्पों एवं फलों आदि की रिक्तिकाओं में एंथोसाइनिन पाया जाता है, जो क्या है? इन पुष्पों को विभिन्न रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे, पुष्पों में जो विभिन्न रंग होते हैं वो एंथोसाइनिन के पाए जाने के कारण होता है। जैसे नीला, बैंगनी, लाल, गुलाबी आदि प्रदान करने का काम क्या है? पुष्पों एवं फलों को रंग एंथोसाइनिन का। जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य दो भाग में बटा होता है। न्यूक्लियस पाया जाता है जीव द्रव्य में। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? जीव द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऊपर हमने देखा था केंद्रक क्या है? दो भाग में बटा होता है। केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या होती है? साइटोप्लाज्म। यह केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होती है, ठीक है। केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर पाई जाती है। ये फिगर बना है, बीच में केंद्रक है, उसके बाहर कोशिका द्रव्य है और सबसे बाहर क्या है? कोशिका कला। और हमने बात की ऊपर अभी फिगर में कि केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन जाल पाया जाता है। इस क्रोमैटिन जाल में क्या? गुणसूत्र होता है। और केंद्रक द्रव्य में क्या है? केंद्रिका उपस्थित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य में दो क्रियाएं होती हैं। उपापचय के सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं और उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से सक्रिय पदार्थ हैं, कौन कौन से निष्क्रिय पदार्थ देखते हैं। तो सक्रिय पदार्थ क्या पाया जाता है कोशिका द्रव्य में? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, डिक्टियोसोम, ठीक है। अंतःप्रदव्य जालिका कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स, तारक काय, लाइसोसोम्स और लवक, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कौन कौन से लवक होते हैं अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ की बात करें, ए संचित खाद्य पदार्थ कुछ पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं तेल, प्रोटीन एवं एमाइड्स। प्रोटीन एवं एमाइड्स। तो कोशिका द्रव्य के निष्क्रिय पदार्थ कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, तेल, प्रोटीन, एमाइड्स, ये संचित खाद्य पदार्थ हो गए। स्रावित पदार्थ, स्रावित पदार्थ भी हैं तीन रंग देने वाले पदार्थ, विकर और मकरंद, ठीक है। ये होगा स्रावित पदार्थ। सक्रिय पदार्थों में लवक भी तीन होते हैं, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक, ठीक है। हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। कुछ माइक्रोबॉडीज पाए जाते हैं जैसे ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम और स्फेरोसोम, ठीक है। अब निष्क्रिय पदार्थ में हम बात करें, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ में उत्सर्जी पदार्थ सी। इसमें उत्सर्जी पदार्थ कुछ पाए जाते जैसे एल्केलॉइड्स, सुगंधित तेल, ग्लूकोसाइड्स, गोंद, लैटेक्स, ठीक है। खनिज क्रिस्टल, कार्बनिक अम्ल, रेजिन्स और टैनिन्स, ओके। ये सब सारे क्या हैं? उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो ये हो गया हमारा उपापचय से संबंधित। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? सजीव या उपापचय के सक्रिय कोशिकांगों की। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी खोज सर्वप्रथम कोलिकर द्वारा की गई 1880 में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर द्वारा, ठीक है। अल्टमैन का भी नाम आता है 1886 में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा गया, नामकरण बेंडा द्वारा 1897 में।
खोज तो की गई, कोलिकर ऑल्टमैन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा रखा गया? बेंडा द्वारा, याद रखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये सब, पौधों एवं जंतु दोनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, पौधों प्लस जंतुओं में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, हरे बैक्टीरिया प्लस नीले हरे शैवाल में क्या है? इसकी प्राप्ति नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। लंबाई माइटोकॉन्ड्रिया की होती है 1.5 माइक्रोन, व्यास जो होता है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोन तक, और मोटाई क्या होती है? 60 एंगस्ट्रॉन तक। निर्माण इसका मेनली वसा एवं प्रोटीन्स द्वारा ही होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण वसा एवं प्रोटीन द्वारा होता है। जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो क्रेब्स चक्र क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, ऑक्सीकरण की जो क्रेब्स चक्र है की जो क्रिया है वह मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। कोशिका का पावर हाउस है, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या है? ऑक्सीकरण होता है। तो किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्या बात करें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड? यह ऊर्जा एटीपी है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण एडीपी, ठीक है, इसका निर्माण, ठीक है, एटीपी ऊर्जा मुद्रा हो गई। ऑक्सीकरण क्रिया में क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, फास्फोराइलेटिंग तंत्र होते हैं। ठीक है, इस फिगर्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण है कैसे होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है ये। ठीक है, ओके, जो बाहरी लेयर है वो क्या? CO2। ठीक है, पायरोटिक एसिड प्लस O2 मिलकर क्या? CO2 बनाते हैं बाहरी लेयर। इसमें जल होता है, देखिए H2O होता है। कोशिका श्वसन होता है अंदर O2 के माध्यम से। जो बीच में ये रेड रेड पाए जा रहे हैं ये उपापचयी पदार्थ हैं। ओके, यहाँ से ऊर्जा ATP रूप में फॉर्म में प्राप्त होगी। फिर जो जैव संश्लेषण होता है, रासायनिक कार्य होते हैं, फिर यांत्रिक कार्य भी होते हैं, पक्षमाप और कशाभिक। फिर इसका ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन, परासरण का कार्य होता है। ये सारे के सारे मिलकर क्या है? फिर ADP और फास्फोरस के संयोग से क्या है? ADP और फास्फोरस के संयोग से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ATP ADP। तो ये आज की क्लास थी हमारी, आज का वीडियो था बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर सेकेंड। इसके आगे के चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।